आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 SST चैप्टर नंबर 4, जो कि है द मुगल्स 16th to 17th सेंचुरी। तो इसमें हमने जो लास्ट पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था कि जो मुगल्स थे, तो मुगल्स जो है, मैंने बताया था आपको कि पूरी दुनिया पे तो रूल नहीं करते थे, सिर्फ इंडिया पे करते थे। तो जो उनके अलावा रूलर होते थे, जैसे कि मेवाड़ के रूलर हो गए, सिसोदिया राजपूत जिन्हें हम बोलते हैं, उसके बाद मराठास हो गए, उन्हीं के साथ रूल करते थे। सिख हो गए तो उन्हीं के साथ रूल करते थे। तो उन सबके साथ इनका कैसा रिलेशन था वो मैंने आपको बताया था। आज हम पढ़ेंगे इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो 3 तरीके का होता था। एक होता है हमारा मनसबदारी सिस्टम, एक होता है हमारा जागीरदारी सिस्टम, और एक होता है हमारा जमींदारी सिस्टम। तो आज की वीडियो में हम लोग ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जमींदारी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मनसबदारी सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। देखो, मनसब एक आदमी का नाम है। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि एक आदमी होता था जो एक ऑफिस को होल्ड करता था, जिसका नाम है मनसबदार। मनसबदार को मनसबदार बोलने का कोई रीजन होगा? देखो, इसमें एक वर्ड आपको मिलेगा मनसब। मनसब का मतलब क्या होगा? मनसब का मतलब होता है रैंक या फिर पोजीशन। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अ पर्सन हु was given a position by the emperor is called a मनसबदार। एक मनसबदार कौन होता था? एक ऐसा आदमी जिसको, जो मुगल एम्परर है, मुगल एम्परर कौन, उसको हम लोग और कौन से नाम से बोलते हैं? बादशाह। क्योंकि जब बाबर जो है खानवा का युद्ध लड़ा था तो जीता था राणा संगा से। तो जब ये जीता, इसकी विक्ट्री के बाद उसने अपना कौन सा टाइटल रख लिया था? पदशाह। पदशाह। और इसी से इंस्पायर होके जो आगे के सारे रूलर्स थे उन्हें सबको क्या बोलते हैं हम लोग? बादशाह बोलते हैं। तो ये जो मनसबदारी सिस्टम था वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? अकबर ने। तो अकबर जो है, बाबर के बाद गए रूलर है अकबर, हुमायूं जहां, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, बाबर, हुमायूं, अकबर। ठीक है, तो अकबर क्या हुआ? एक बादशाह हुआ। ठीक है तो बादशाह जो एम्परर होता था, उसके द्वारा अगर किसी पर्सन को एक पोजीशन दिया जाए या रैंक दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक मनसबदार बोलते हैं। ठीक है, अब इन मनसबदार को बनाया गया है तो इनके कुछ रोल्स भी होंगे। तो देखो, इनके 2 इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। एक रोल जो होता है हमारा वो होता है मिलिट्री, यानी कि मिलिट्री रोल होता है इनका, और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव। मिलिट्री इनका क्या होता है कि इनको हैव टू गेट सोल्जर्स रेडी। मान लो कि कोई अचानक से वॉर होता, मतलब वॉर प्लान होता है दूसरे एम्पायर से, तो उसके लिए सोल्जर्स को रेडी करना पड़ेगा। तो ये जो मनसबदार होते हैं वो उनको सोल्जर्स को रेडी करके रखना होता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प क्या? कि हेल्प रन प्रोविंसेस। हेल्प रन प्रोविंसेस कैसे, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब दूसरा काम हम देखते हैं इनका। अब रोल तो हमने पढ़ लिया इनका कि क्या है, ये ऐसा ये लोग काम कर रहे हैं पहला
कि हेल्प कर रहे हैं प्रोविंसेस रन के लिए और सोल्जर्स को रेडी कर रहा है। इसके लिए उन्हें कुछ पैसा भी मिलता होगा, कुछ रिवॉर्ड मिलता होगा, तो रिवॉर्ड भी इन्हें 2 मिलता है। सबसे पहला जो वेज होता है इनका, इनकी सैलरी, वेज या फिर सैलरी, वो कैसे मिलते हैं? ये मिलता है हमारे, या तो हमको मिल जाता है कैश के फॉर्म में या फिर आपको मिलता है जागीर के फॉर्म में। अब ये जागीर क्या होता है? देखो मैंने आपको बताया था कि पिछले वाले पार्ट में कि जो सिसोदिया राजपूत थे, सिसोदिया राजपूत कहाँ के? मेवाड़ के। तो वो जो थे मुगल की अधीनता को नहीं स्वीकार करते थे। तो क्या हुआ कि जो मुगल थे और सिसोदिया राजपूत थे, उनके बीच में क्या हुआ? वॉर हुआ और मुगल ने हरा दिए क्योंकि उनके पास ज्यादा आर्मी है, उनका अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि ये जो थे अपने जो ओपोनेंट होते थे वॉर में, उसको सिर्फ डिफीट करके छोड़ नहीं देते थे, वो क्या करते थे? उन्हें ह्यूमिलिएट करते थे। ह्यूमिलिएट यानी कि नीचा दिखाना। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि जो उनसे वॉर के समय मतलब वॉर में हराया, तो उनसे उन्होंने क्या लिया था? वतन लिया था। वतन का मतलब होता है लैंड। तो उसको क्या किया था? वतन जागीर के फॉर्म में वापस दे दिया था। वतन जागीर क्या होता है? एक असाइनमेंट होता है जिसके थ्रू हम लैंड वापस देते हैं। तो जागीर का मतलब क्या हुआ? एक असाइनमेंट। तो यानी कि कैश या फिर एक असाइनमेंट के फॉर्म में अगर हम रिवॉर्ड दे देते हैं तो वो क्या होता है? हमारा एक वेज होता है, यानी कि उनका सैलरी यही होता है। और ये जो प्रॉपर जागीर होता है वो उसका एक टाइप होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे जागीरदारी सिस्टम में, तनख्वाह जागीर। तनख्वाह जागीर। ठीक है। दूसरा रिवॉर्ड इन्हें क्या मिलता था? सॉरी, पावर एंड एस्टीम। जब एस्टीम की जगह आप लिख दो रिस्पेक्ट। जो सोसाइटी होता था, ये कहाँ मिलता था इन्हें? सोसाइटी में। तो कोई जो सोसाइटी होता था हमारा, उसमें इन्हें क्या मिलता था? पावर यानी कि पावर और रिस्पेक्ट यानी कि क्या? एस्टीम। जैसे मैंने पहले लिखा हुआ था वहां पे, एस्टीम का मतलब होता है रिस्पेक्ट। ठीक है। तो ये हो गया इनका रिवॉर्ड, और ये क्या था हमारा? इनका रोल। अब रिवॉर्ड क्यों मिल रहा है? क्योंकि अपना ये रोल निभा रहे हैं। अगर रोल नहीं निभाएंगे तो वो रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा इनको। ठीक है। एक एग्जाम्पल सब लोग समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक और चीज देखेंगे जिसका नाम है जैट रैंकिंग। ये छोटा सा बॉक्स में दिया होगा आपके बुक के अंदर। ठीक है। ये क्या होता है? ये भी मनसबदारी से रिलेटेड है। देखो, जो एक मनसबदार होता था उसका पोजीशन एक नंबर डिसाइड करता था। एक नंबर डिसाइड करता था, और ये जो नंबर होता था वो 10 से लेकर 7000 प्लस तक होता था। ठीक है। इसी नंबर को हम लोग बोलते हैं जट, या फिर यहाँ की बुक में नहीं दिया है, सावर। ठीक है। नंबर, एक नंबर होता था जो किसी मनसबदार को असाइन कर दिया गया, वो उसका पोजीशन बताएगा। ठीक है। 10 सबसे कम और 7000 से ज्यादा है तो वो बहुत ज्यादा हाई पोस्ट है उसका। अब ये बताता क्या है? ये नंबर दिया गया तो ये बताता क्या है? तो ये 2 चीजें बताएगा हम लोग को। सबसे पहला सोल्जर्स और दूसरा वेजेस। सोल्जर्स का मतलब क्या कि इन्हें इनका एक मिलिट्री हेल्प क्या था हमारा कि हैव टू गेट सोल्जर्स रेडी। सोल्जर्स इन्हें रेडी करने होते थे। अब मान लो कि किसी मनसबदार का रैंक है हमारा 5000, ठीक है, तो उसे 5000 सोल्जर्स क्या करने पड़ेंगे? रेडी करने पड़ेंगे। और उसे 5000 अगर कैश के फॉर्म में मिलता है तो 5000
कैश उसको मिल जाएगा, ठीक है। उसका जो सैलरी होगा वो 5,000 रुपए होगा, ठीक है। तो सोल्जर्स और वेजेस ये बताता है। कौन सा नंबर, जट या फिर सावर इसे बोलते हैं हम, जट ही आपकी बुक के हिसाब से बोलते हैं इसे, ठीक है। 10 से लेकर ये 7,000 प्लस तक होगा। तो अब जो मैंने अभी आपको बताया जेड रैंकिंग, उसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि एक मुगल एम्परर है हमारे पास, यानी कि मुगल बादशाह है हमारे पास। अब इनके जो है बहुत सारे मनसबदार होंगे, उनमें से हम 3 के एग्जांपल लेते हैं। यहाँ एक आदमी है मान लो, यहाँ पे भी एक आदमी है मान लो, और यहाँ पे भी एक आदमी है मान लो। ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों हैं हमारे मनसबदार, ठीक है। मनसबदार, ये तीनों के तीनों क्या है, हमारे मनसबदार है। अब मान लो कि इस मनसबदार का जो रैंक है वो है 5,000, इसका रैंक है 2,000 और इसका रैंक है 500। तो ये मैंने क्या बताया, जैसे कि नंबर जो हमारे क्या बता रहा है, 2 चीजें बता रहा है। तो ये नंबर भी उनका क्या बताएगा, 2 चीजें ही बताएगा। पहला मैंने क्या बताया था आपको कि सोल्जर्स कितने रेडी करने, तो हैज टू कीप, इस मनसबदार को हैज टू कीप 5,000 सोल्जर्स रेडी। और इसका जो है क्या होगा, हमारा लार्ज सैलरी होगा, लार्ज सैलरी। और ये क्या होगा, खुश होगा, ठीक है। इसका लार्ज सैलरी क्यों होगा, क्योंकि इसे 5,000 उस समय बहुत ज्यादा होते थे, ठीक है। इसको इसी में अगर हम इसी हिसाब से देखें तो क्या होगा, हैज टू कीप 2,000 सोल्जर्स रेडी। और इसका ना ज्यादा सैलरी होगा ना कम होगा, इसका क्या होगा, हमारा मीडियम सैलरी होगा। और ये क्या होगा, ना खुश होगा ना दुखी होगा। और ये क्या बताएगा हमारा, इसका सबसे पहला होगा हमारा हैज टू कीप 500 सोल्जर्स रेडी। और दूसरा क्या है, इसको मिलेगा स्मॉल सैलरी। और ये क्या होगा, दुखी होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखो 2 चीजें हम लोग को ध्यान रखना है, मतलब जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान तो हम लोग को सभी रखना है। सबसे पहला हमारा कि मनसबदार आर इलेक्टेड बाय एम्पेरर थ्रू मीर भक्षी। और दूसरा पेड इन फॉर्म ऑफ कैश और तनख्वाह जागीर। ये 2 चीजें हम लोग को याद रखनी है, क्या क्या। सबसे पहले तो ये हमारा क्या, पेड इन फॉर्म ऑफ कैश और तनख्वाह जागीर पहले बता दिया मैंने आपको, या तो कैश के फॉर्म में मिलेगा या असाइनमेंट के फॉर्म में मिलेगा। और पहला क्या था हमारा कि मनसबदार आर इलेक्टेड बाय एम्पेरर थ्रू मीर बख्शी। मीर बख्शी एक आदमी होता है जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जो मीर बख्शी होगा उसके थ्रू जो एम्पेरर होगा वो इलेक्ट करता है इन मनसबदार को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, मनसबदारी सिस्टम। अब हम आते हैं कौन से, हमारे जागीरदारी सिस्टम पे, ठीक है। तो जागीरदारी सिस्टम क्या होता है, जागीरदारी। अब जैसे मनसबदारी था उसमें आदमी का नाम क्या था, मनसबदार, तो जागीरदारी में होगा जागीरदार। जैसे मनसबदारी था कि उसके अंदर मनसब शब्द था, तो इसमें कौन सा शब्द होगा, हमारा जागीर शब्द होगा। जागीर का मतलब क्या होता है, जागीर का मतलब हुआ हमारा लैंड असाइंड बाय एम्पेरर
to his nobles slash officials, नोबल्स या फिर ऑफिशियल्स। ठीक है, इन्हें अगर जो एम्पेरर है अगर कोई लैंड असाइन करता है तो उस लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एक जागीर बोलते हैं। अब जागीरदार कौन होता है, तो अ पर्सन हु हेल्ड द जागीर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जागीरदार बोलेंगे। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि ही डिडंट ओन द लैंड बट collected revenue from that particular piece of land। अब तो जागीरदार कौन हुआ है कि एक ऐसा पर्सन जो जागीर को होल्ड करे, यानी कि उस लैंड को होल्ड करे, यानी कि वो नोबल्स और ऑफिशियल्स। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात क्या बताया मैंने आपको कि वो जो है इस लैंड को ओन नहीं करता है, यानी कि ये लैंड उसे असाइन किया गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसे लैंड दे दिया गया हमेशा के लिए वो बस क्या करता है, उससे रेवेन्यू कलेक्ट करता है उस लैंड से। ठीक है, अब ये रेवेन्यू कलेक्ट करता है तो इसका पर्पस क्या है, रेवेन्यू कलेक्ट करने का पर्पस होगा कुछ, तो दो काम है रेवेन्यू कलेक्ट होने का। सबसे पहला कि ये जो है रेवेन्यू कलेक्ट करता है तो ये यूज्ड फॉर गिविंग सैलरी, टू जागीरदार्स एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटर्स और आर्मी। जो सैलरी देना होता है जिन भी लोगों को, ये मैंने लिख दिया जागीरदार एंड अदर एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी। इसका मतलब क्या हुआ, जिन भी लोगों को सैलरी की जरूरत होती है, वो सारी सैलरी कहाँ से आती है, सारी नहीं, जो कुछ पार्ट होता है उसका, वो कहाँ से आता है, उसके रेवेन्यू से ही आता है जो वो कलेक्ट करता है जागीर से दूसरा पर्पस क्या होगा इसका, दूसरा पर्पस होगा इसका कि ये जो है कैसे, किस चीज के लिए यूज होता है, मेंटेनिंग ट्रूप्स फॉर द आर्मी। ट्रूप्स किसे बोलते हैं हम लोग, सोल्जर के ग्रुप को, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड ट्रूप्स। तो जो सोल्जर का ग्रुप है उसको पहला काम क्या बताया मैंने, उन्हीं को सैलरी देना भी और उन्हीं को हमारा मेंटेन करना भी, इनका क्या होता है, रेवेन्यू का काम होता है। ठीक है, अब जो जागीर होते थे वो परमानेंट नहीं होते थे, एक ये परमानेंट जॉब नहीं है कि जागीर जो अगर एक बार दे दिया गया तो उसे जरूरी नहीं है दे दिया गया। एक जागीर से अगर जो जागीरदार है वो अच्छा काम कर रहा है तो क्या होगा कि एक जागीर से उसे दूसरे जागीर पर भेज दिया जा सकता है। ठीक है, भेज दिया जा सकता है, क्योंकि मतलब ये क्या है, इसके लिए वर्ड क्या लिखोगे, तो मैंने आपको बोल दिया सीधे सीधे। सबसे पहला वर्ड कि इज नॉट परमानेंट, परमानेंट नहीं है, तो वो वर्ड क्या आएगा, ट्रांसफरेबल, यानी कि ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो जागीर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। जागीर के टाइप्स होते हैं 3। एक होता है हमारा तनख्वाह जागीर, एक होता है हमारा मुशरत जागीर, एक होता है हमारा वतन जागीर। इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। क्या है, तनख्वाह जागीर, मुशरत नहीं, सॉरी मुशरत नहीं, मशरूत जागीर, मशरूत जागीर और वतन जागीर। ये तीनों क्या क्या होते हैं हमारे, देखो
सबसे पहले हमारा तनख्वाह, तनख्वाह वर्ड से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, सैलरी। तो यानी कि ऐसा जागीर जो कि मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी जागीरदार या मनसबदार को हम लोगों को क्या देना है, सैलरी देना है। तो दो फॉर्म में दे सकते हैं हम लोग सैलरी को, पहला हम कैश के फॉर्म में दे सकते हैं और दूसरा हम जागीर के फॉर्म में दे सकते हैं। तो यही जो जागीर होगा वो क्या होगा, हमारा तनख्वाह जागीर होगा। मशरूत जागीर किसे बोल देंगे हम, मशरूत जागीर होता है हमारा एक कंडीशनल जागीर। अब ये क्या हुआ, ये तो नहीं समझ में आया मेरे को। मशरूत, देखो कंडीशनल जागीर, देखो एक कंडीशनल सिचुएशन होता है, मतलब ठीक है, जैसे क्या क्या जैसे हो गया लॉयल्टी, लॉयल्टी, अगर कोई आदमी है जो उसके लॉयल्टी के लिए फेमस है और वो एक जागीरदार है तो उसको हम मशरूत जागीर देंगे, मतलब हम नहीं, जो एम्परर है वो मशरूत जागीर देगा। लेकिन अगर वो लॉयल्टी के लिए से दिया जा रहा है तो ये कंडीशन क्या हुआ इसका, लॉयल्टी। लेकिन अगर वो लॉयल नहीं है, वही सेम जागीरदार कुछ देर बाद मैंने देखा कि लॉयल नहीं है, मान लो मैं एम्परर हूं, मैंने देखा कि वो लॉयल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि ये जो मशरूत जागीर था उससे वापस ले लूंगा। तो एक कंडीशन पे अगर कोई जागीर दिया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक मशरूत जागीर बोलते हैं। और वतन जागीर पता ही आपको क्या होता है कि अगर किसी से वतन ले लिया गया है, उसका वतन यानी कि होता है होमलैंड या फिर लैंड, वतन ले लिया गया है और उसी को हम लोग क्या देते हैं, वापस दे देते हैं, तो जागीर के फॉर्म में देना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम है पूरा। तो उसी जागीर को हम लोग क्या बोलते हैं, वतन जागीर बोलते हैं, वतन जागीर बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका टाइप हो गया। अब एक चीज आपको और देखना है, एक पॉइंट बस और देख लो, रिलेशन बिटवीन मनसबदारी एंड जागीरदारी सिस्टम। ये दोनों अगर एक ही टॉपिक में पढ़ रहे हो तो इनके बीच में कुछ रिलेशन भी होगा। एक पॉइंट है बस रिलेशन का, एक पॉइंट, मनसबदार्स, सब मनसबदार्स कर लेना, मतलब यहाँ पे ठीक है, वर गिवन जागीर्स, मनसबदार्स वर गिवन जागीर्स टू मेंटेन soldiers as per their Z। देखो क्या बताया मैंने, एज पर देयर Z एज पर देयर मनसब। देखो क्या लिखा मैंने उनके बीच का रिलेशन, कि जो मनसबदार होते थे उन्हें जागीर दिया जाता था। मनसबदारी अलग सिस्टम मैंने पढ़ाया आपको, जागीरदारी तो मैंने अलग सिस्टम पढ़ाया आपको। तो इनके बीच में रिलेशन ये है कि मनसबदार को जागीर दिया जा सकता है। ठीक है, कौन सा जागीर दिया जाएगा, हमारा मशरूत जागीर दिया जाएगा हमारा। कंडीशन क्या होगा इस मशरूत जागीर का, कि वहां पे उन्हें क्या करना है, सोल्जर्स को मेंटेन करना है, टू मेंटेन सोल्जर्स एज पर देयर मनसब। इसका मतलब क्या हुआ, मनसब का मतलब क्या होता है, रैंक। तो रैंक के लिए मैंने बताया था 10 से लेकर 7,000 प्लस तक एक नंबर होता है उनका, तो उसके हिसाब से उतने सोल्जर उन्हें मेंटेन करने के लिए जागीर दिया जाता है। तो ये इनका क्या हो गया, इनके बीच का रिलेशन हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मनसबदारी एंड जागीरदारी सिस्टम। आई होप कि आपको आज के दोनों टॉपिक समझ में आ गए हो, मतलब दोनों एक ही में थे बट समझ में आ गया आपको मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम। अगर कोई भी आपसे पूछे कि बताओ मनसबदारी क्या होता है भाई, जागीरदारी क्या होता है, तो आप बता दो। मनसबदारी क्या होता है हमारा, जिसमें एक रैंक दिया जाता है एक आदमी को, ठीक है, और वो कौन होता है, या तो नोबल होता है या ऑफिशियल होता है। जागीरदारी भी एक नोबल होता है या ऑफिशियल होता है, लेकिन उसे लैंड दिया जाता है। ठीक है, मनसबदारी में पोजीशन दिया जाएगा, जागीरदारी में लैंड दिया जाएगा। लेकिन इस वाले में क्या होगा, लैंड ओन नहीं किया जाएगा, बस उससे रिवेन्यू कलेक्ट करवाया जाएगा और उसका पर्पस ये दोनों है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के दोनों टॉपिक, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज के दोनों टॉपिक समझ में आ गए हो।
अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, अगर हैं, ठीक है, तो आप उन्हें कमेंट से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।